नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी पे जो मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। कैसे सब्जेक्ट कैसे कवर हो रहे हैं? आंसर राइटिंग के माध्यम से, यानी कि आपके जितने भी टॉपिक है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, वो सभी टॉपिक जो है आंसर राइटिंग से, क्वेश्चंस के माध्यम से उनको बता के कैसे शुरुआत वहां, यानी कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए, फिर वो क्वेश्चन जो आया है उसको कैसे लिखें, वो पूर्ण चीजें कवर करते चलते, टॉपिक वाइज चीजें कवर करते हुए पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर कवर होगा। चाहे वो फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कि चारों जो जीएस पेपर हैं उनका कोई भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर कवर होने वाला है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट अब जो हैं वो आंसर राइटिंग के हिसाब से एक स्टडी कवर कराएगा, और वो भी फ्री में। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इन वीडियो को शेयर करना है। वो क्यों? मैं क्यों शेयर करूं? मैं अपनी देखूंगा, मुझे क्यों शेयर करनी है? बिल्कुल सही है, अपना देखो। मगर एक हेल्प नाम की एक चीज होती है जो दिन में शायद आपके अंदर, सभी लोगों के अंदर जो है इंसानियत होगी कि सर मुझे, मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे अपने लिए देखना होता है। बिल्कुल देखना होता है, मगर क्या होता है कि आप लोग वीडियोस के माध्यम से, किसी अन्य तरीके से माध्यम से देखते होंगे कि लोग कितनी परेशानियों में हैं। बच्चे ग्रामीण स्तर पर भी होते हैं, ग्राम में बैठे होते हैं, वहां पर तैयारी कर रहे होते हैं, और उनको वो सब चीजें नहीं मिल पाती होती है। हो सकता है उनके पास पैसा नहीं हो कोई कोर्स खरीदने का, कुछ कितने से खरीदने का। वो हम उनके लिए हेल्प करना चाहते हैं, उनको आंसर राइटिंग के माध्यम से सब्जेक्ट कवर कराना, नॉर्मली जो है प्रॉपर मेंस के सब्जेक्ट कवर कराना, वो जो हम कराने वाले हैं, जो बार बार मैं आपको बताता हूँ, वो आने वाले हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो वो सब चीजें उनको फ्री में जब प्रोवाइड होंगी, उनको वो सब चीजें मिलेंगी, तो वो भी जो उनका एम है, वो भी चाहते हैं कि मैं आईएएस और पीसीएस बनूं, जो लोग चाहते हैं, तो प्लीज उन लोगों तक हमारी वीडियो चली जाएंगी। मैं मानता हूं, ये भी मैं मानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि भाई सर, मुझसे जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता या किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता जो इस तरह की स्थिति में हो और उस तरह से सक्षम ना हो, इसलिए मैं उनके पास कैसे वीडियो शेयर करूं, या मैं किसी ऐसी चीज, देखिए, आप किसी के पास वीडियो शेयर करेंगे, हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा कोई बच्चा हो, ऐसा कोई स्टूडेंट हो, जो उम्मीदवार हो, जो ऐसी स्थिति में हो, या फिर उससे बोलिएगा कि वो आगे शेयर करेंगे। तो हो सकता है, मान लीजिए अपने किसी ग्रुप में, जो आप ग्रुप में जुड़े हुए हो वहां पर शेयर करेंगे, वहां से उनसे संबंधित कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसा कोई हो जो उन लोगों से जुड़ा हुआ हो, कि जिन पे उस तरह की चीजें नहीं है। और देखिए, ये सभी के लिए है, चाहे आप उस तरह की अवस्था में हो या उस तरह की अवस्था में नहीं हो, उनकी हेल्प तो होगी ही। जो उस तरह की चीजों के अंडर में है, जिनके पास जो है उस तरह की सहायता नहीं है, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तो हेल्प होगी ही। और जिनको पैसा देने के बावजूद भी वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, बाकी जिसकी जरूरत होती है, जो सीधा टारगेट करता है सिलेक्शन को, यानी कि आपकी मेंस को सीधा टारगेट करेगा, वो चीज उनको वहां नहीं मिल पा रही है। वहां पर कहानियां मिल रही हैं, जहां पर बड़े बड़े चैनल पर जो वीडियोस देखते हैं, इतना बड़ा नाम है, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में व्यू आते हैं, और मिलता क्या है? मिलता है जो एक बार मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ा। मैं आपकी बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा सोच रहा हो कि एक बार मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर पढ़ा, पढ़ने के 10 दिन बाद मुझे सेम स्थिति हुई कि जैसे मैं पहले था, या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद सेम स्थिति महसूस होने लगी, जैसे ही मैं पहले था ऐसा ही अभी भी हूँ। यदि ऐसा हो रहा है, फिर आपने क्या पढ़ा? सही बात है ना। मान ली कोई चीज चेंज हो रही है, कोई चेंजेस आए तो आपकी पढ़ाई में दिखाई दे कि हाँ, जो मैं पहले, मेरी थिंकिंग थी या जितनी पॉजिटिवनेस मेरे अंदर पहले थी उससे अधिक अब है, क्योंकि मैंने वो सब चीजें सीखी हैं। आज अब की बार इस हफ्ते के अंदर कुछ नया सीखा है, अगले हफ्ते के अंदर कुछ नया सीखा है, कुछ नया प्राप्त किया है, पिछले 5 दिन के अंदर कुछ ऐसी चीजें अंदर पॉजिटिविटी आई है, तो वो सब चीजें मिलेंगी, बात बनेगी। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं, पॉलिटिकल सेशन है, पॉलिटिकल हमें क्वेश्चन कवर करने हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निर्वाचन आयोग की भूमिका, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके जो कार्य हैं वो क्या है, उनकी प्रभावशीलता के सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमें देखना है। पर्टिकुलर एक आयोग के ऊपर क्वेश्चन आया है, उसके कार्यों के ऊपर, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं, और उसके कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिसकी प्रभावशीलता उसकी बढ़ जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है, मगर एक आयोग से संबंधित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी तैयारी में, आपके सिलेबस के अंदर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
ठीक है, पॉलिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो चर्चाओं के अंदर रहता है, तो वहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक टॉपिक है, ये टॉपिक जो है इसके ऊपर मान लीजिए 10 क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, तो एक या दो क्वेश्चन क्रिएट हो चुके हैं, बाकी 8 जो है वो भी क्रिएट हो जाएंगे। अब वो पूछे क्या पूछेगा, ठीक है, तो ऐसे चीजें कवर होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि शहरी स्थानीय निकाय अपने सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए निधि और कार्य प्रणाली कार्यकर्ताओं को जो है समस्या का सामना कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हमें चर्चा करनी है कि क्या क्या कार्य हैं, उसके सामने जो है कार्य करने के लिए जो कितनी करती हैं, उसके अंदर क्या क्या समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। तो दोनों ही क्वेश्चंस को आज अच्छे से देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि निर्वाचन आयोग की भूमिका, उनकी जिम्मेदारियां, उनके कार्य क्या हैं, उनकी प्रभावशीलता में जो है सुधार के लिए हमें क्या कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत करते हैं। निर्वाचन आयोग जो है एक अस्थायी स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन जो है वो भारतीय संविधान द्वारा जो है देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। हो गया, ठीक है, उसके बारे में बता दिया। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है, कोई चीज पॉलिटी से संबंधित है उस आर्टिकल का आप जिक्र तक नहीं करते हैं तो वो एक गलत संकेत जाता है। एक एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो ये देखता है कि पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया है और ऐसा है जो पर्टिकुलर सीधा अनुच्छेद किसी आर्टिकल से संबंधित है, उसके प्रावधान किसी आर्टिकल में दिए गए हैं और आप उसका जिक्र तक नहीं कर रहे। ये तो वही बात है कि आप किसी कवि के बारे में बता रहे हो या किसी के वृतांत के बारे में बता रहे हो, कोई इतिहासकार है किसी टाइम पीरियड में आया है और उसके वृतांत के बारे में बता रहे हो, उस पुस्तक का जिक्र तक नहीं करना, जिस वृतांत की आप जिक्र कर रहे हो उसकी पुस्तक का जिक्र तक नहीं करना, ये तो अजीबोगरीब बात हो गई ना, ठीक है। तो वो पॉलिटी किसी जो है आर्टिकल संबंधित है उसका जिक्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी चीजों को बताते चलें, किसी महान व्यक्ति के बारे में बताएं तो उसकी किसी पुस्तक या किसी उसकी थॉट का जिक्र करते हैं, ठीक है, उससे लगेगा कि आपने बहुत जेन्युइनली पढ़ाई की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसद जो है राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों का जो है निर्वाचन के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों व दोनों के लिए समान है, ठीक है। तो यहां से ऐसे आप पृष्ठभूमि आपने क्रिएट कर ली उस आर्टिकल का जिक्र करते हुए जिस आर्टिकल से वो संबंधित है, वो चीज हो गई, शुरुआत हो गई। अब बात करते हैं क्योंकि उसने जिन भी खंडों की बात की है, मान लीजिए क्वेश्चन आया हो उसमें 2 खंड है, 3 खंड है, 4 खंड है, और ये चीज मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है। 2 खंड दिए गए हैं तो 2 खंड के बारे में बताइए अच्छे से, एक संतुलित अनुपात में, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे बताइए। 3 खंड है तो तीनों खंडों को एक संतुलित अनुपात दीजिए, तीनों का जिक्र करिए अपने आंसर में, ठीक है, और उसी अनुपात में जिक्र करिए जिस अनुपात में क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। 3 के 3 ही लिखने हैं, जब फालतू का ज्ञान भी नहीं फैलना है कि सर मुझे इसके बारे में बहुत नॉलेज है, मैं तो 4 लिखूंगा, मैं तो 5 लिखूंगा। एग्जामिनर को दिखेगा कि मेरे पास कितनी नॉलेज है, एग्जामिनर आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगा। उस इंसान से जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उससे ज्यादा नॉलेज नहीं है आपको, प्लीज ये मान के चलिएगा, ठीक है, कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो उस टॉपिक से संबंधित, उस क्वेश्चन से संबंधित या उस सब्जेक्ट से संबंधित आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, ठीक है। तो आपकी कोई भी नॉलेज उसको इंटरेस्टिंग या मजेदार लगने वाली नहीं है। उसने एक क्वेश्चन पूछा है, बस एक अच्छा आंसर दे दीजिए उसको, जितने भी खंडों में पूछा है उतने खंड उसको बता दीजिए, ना ही एक कम ना ही एक ज्यादा, ठीक है, ना ही तो ज्यादा बताना है ना ही कम बताना है, संतुलित एक अच्छा आंसर लिखना है जो उसको ये लगे कि उसने जो मैंने पूछा था उसका आंसर अच्छा दिया है, बस उसको आंसर अच्छा लगना चाहिए, फालतू का ज्ञान मत पेल के आना, ठीक है। अब मैं कार्य बता रहा हूं तो मैं आपको कुछ फालतू ही कार्य बता, फालतू का मतलब होता है कि पॉइंट्स आपको ज्यादा ही दे रहा हूं, हो सकता है कुछ भूल जाओ, ठीक है। मैं आपको ज्यादा बताऊंगा तो चीजें आपके पास रहेंगी और वो कुछ ना कुछ तो वहां पर काम आएंगी। तो आइए कार्य की बात करते हैं, उसकी भूमिका, उसकी जिम्मेदारी, उसके कार्य के बारे में जिक्र करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए, संसद के परिसीमन आयोग जो है वो अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र में जिसके भूभाग है उसका निर्धारण करना है, ठीक है, कार्य है। समय समय पर जो है निर्वाचक नामावली तैयार करना, सभी जो पात्र मतदाता है उनका पंजीकरण करना, निर्वाचन की तिथि, समय सारणी और निर्धारण करना तथा नामांकन पत्रों का जो है
प्रेषण करना होता है। राजनीतिक दल जो है उनको मान्यता प्रदान करना, उनके निर्वाचन चिन्ह उनको आवंटित करना, इसके ऊपर कितना जुट बच्चा है। आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा कि उसने मेरा वो ले लिया शिवसेना, उनमें जो है आपस में चीजें चल रही थी। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चर्चाओं में कहीं ना कहीं रहता ही है। भाई जिसके पास इस तरह के अधिकार है उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? आप सोचिए ना, जो वो चीज नहीं आती है जो आपको लगातार वीडियोज में बड़े बड़े चैनल पर चीजें दिखाई देती हैं, ये हुआ है, पढ़िए, पूरा मामला ये था। अब आया नहीं मामला, वहां पे कुछ और ही मामला चल रहा है और आप फिर मामले मामले में बाहर हो लिए। ठीक है, तो प्लीज एग्जाम पे कंसंट्रेट। भाई बात निर्वाचन चुनाव आयोग ये चल रही है, बात सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, बात न्याय की चल रही है, बात किसी पार्टी को जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, इन पे किसी का अधिकार किसका है। ये चीजें होती हुई सीधे कहां पर जाएंगी? मेंस। मेंस में क्या आते हैं? कहानियां नहीं, कहानियां नहीं आती मेंस में। मेंस में आते हैं आंसर राइटिंग। वहां पर पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और जब किसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो हमें उसी वे में पढ़ना होता है किसी भी टॉपिक को जो करंट में है, कि मैं उसके बारे में वो ही जानूं। जो हो सकता है किसी तरह से क्वेश्चंस क्रिएट करके कुछ चीज पूछ ली जाए। अब निर्वाचन आयोग को वहां पर कनेक्ट करके पूछा जा सकता है, और वो भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, वो भी आपको अच्छे से बताऊंगा। मगर आपके लिए हो सकता है वो चीज पूछे ही ना, वो सीधा ही पूछ ले कि बताइए निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसके कार्य क्या है, और जहां पर वो कुछ फेलियर दिखाई दे रहे हैं उसको सुधारने के उपाय क्या है। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, करोगे? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित वो चीजें इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आंसर में पूछी जा सकती हैं, या वो कहानियां इंपॉर्टेंट हैं। आज उसने छीन लिया, आज नई लगी है, आज फिर कहानियां चलेंगी, और लाखों व्यूज आते हैं यार। हम देखते हैं, मैं इसलिए हैरान नहीं हूं उनके लाखों व्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, कोई चीजें होती हैं। प्रॉब्लम इस चीज की है कि यार बच्चे कहां पर घूमे हुए हैं, वो अपने एग्जाम पे फोकस करें, उनके पास टाइम कहाँ है। भाई आप अपने मान लीजिए 8 से 10 घंटे की स्टडी करते हैं, उसके बाद एंजॉय कीजिए, सही है ना? यदि आपका एग्जाम पास में है तो फिर और उसको बढ़ाइए, 10+ कीजिए। ठीक है, तो अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, उसके बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका दिमाग स्वस्थ रहे, जो अच्छे से चीजों को पढ़ सके, एनालाइज कर सके, समझ सके। वो चीज करनी होती है। एक्टिविटी बाहर की जो है, आउटडोर जो है, कुछ गेम खेलिए या फिर कुछ एक्टिविटी ऐसी कीजिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। वो सब कीजिए, मस्ती कीजिए, यार दोस्तों के पास थोड़ा सा बैठिए, उस चीज को समझिए। ठीक है, कि वो कैसे क्या सोचते हैं, किस चीज के बारे में डिस्कशन कर लीजिए, कोई चीज के बारे में। वो सब करना होता है। आप यार किन चीजों के अंदर पीछे हुए, वो आपका बेवकूफ बनाते हैं, हम बोल भी नहीं सकते, वो हमारे साथ कुछ गेम खेल देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये कार्य पे बात करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल जो है मान्यता प्रदान करने, निर्वाचक चिन्ह आवंटित करने के मामले में जो है विवाद जो है, विवाद होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, समाधान कर ले कौन आता है? न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी शक्तियां हैं इसके पास। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित जो है विवाद की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, निर्वाचन के समय जो दल होते हैं, जो उम्मीदवार है, उनके लिए आचार संहिता तैयार करना। निर्वाचन के समय क्या होता है, राजनीतिक दल की जो नीतियां हैं उनके प्रचार के लिए रेडियो, उनके टीवी कार्यक्रम जो है वो सूची तैयार करना। संसद सदस्यों का जो है निरंतरता के संबंधी जो मामले हैं उनके राष्ट्रपति को सलाह देना। यार कितनी शक्तियां, इनकी कितने कार्य हैं, और इतने कार्यों में से कुछ ना कुछ तो ड्रामा चलता ही रहता है। तो ये आयोग चर्चाओं में रहता ही है। ठीक है, विधानसभा जो है सदस्यों के निरंतरता संबंधी जो मामले हैं उनके राज्यपाल को जो है परामर्श देता है। जो रिंगिंग है, जो मतदान के अंदर जो है लूटना, हिंसा करना, अन्य जो अनियमितताओं के आधार पर जो निर्वाचन है उसको रद्द करना, कि वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो सही नहीं है, कानून के हिसाब से उसको रद्द करने का अधिकार भी इनका ही है। ठीक है, जो है निर्वाचन कराने के लिए जो है, जो कर्मचारी हैं, जो आवश्यक उनकी जो आवश्यकता पड़ती है जिसके बारे में, वो राष्ट्रपति व राज्यपाल को आग्रह करना, इस चीज की जरूरत है, प्लीज प्रोवाइड कराइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि हमें चुनौतियों का ही नहीं पता चलेगा तो समाधान क्या करेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? मान लीजिए हमें चुनौतियों का ही नहीं पता, हमें किसी की प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता, तो सोल्यूशन किस चीज का करोगे? ठीक है ना? हमें पता होना चाहिए चुनौतियों का, यानी कि प्रॉब्लम्स का। और किन चुनौतियों का पता होना चाहिए? जो एग्जाम में आती हैं, जो किसी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, उन चुनौतियों से हमारा संबंध होना चाहिए, क्योंकि हमें उसके बारे में पता होगा तो सोल्यूशन बता पाएंगे। जब आप आईएएस बनेंगे, जब आप पीसीएस बनेंगे, तो क्या होगा, आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उनका सोल्यूशन करेंगे। कौन आएंगे? तो चुनौतियां जो भी आएंगी
अब जो चुनौतियां आपकी लाइफ में हैं, चुनौतियों का मतलब समझते हो, रिश्तेदार भी होते हैं, जो चुनौती होती हैं, जीएफ होती है या बीएफ होता है, या कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो लाइफ को आपकी लाइफ में ना वो चुनौतियां होती हैं, और वो चुनौतियां जो भरी पड़ी हैं आपकी लाइफ में, उनसे थोड़ा सा हटिए, क्योंकि उनके लिए ना तो टाइम है, वो बेकार की चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों से लड़ना भी नहीं है, कि यदि आप कीचड़ में पत्थर मारते हो तो छींटे, एक बकवास सा एग्जाम्पल है मगर सही तो है। वो चुनौतियां हैं और चुनौतियों से नहीं लड़ा जाता, उन चुनौतियों से नहीं लड़ा जाता, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह की चुनौतियां हैं कि आपकी लाइफ को बेकार, घटिया मार्क देती हैं। इन चुनौतियों को समझोगे, इनका उपाय करोगे, इनका जो एग्जाम में आती हैं, जो किसी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, उनका समाधान बताओगे, तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर मिलेंगे। वो नंबर से क्या होगा? आप आईएएस या पीसीएस बनोगे। ठीक है, तो आइए ये चुनौतियां देखते हैं, उन चुनौतियों से दूर होते हुए। ठीक है, निर्वाचन आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। निर्वाचन आयोग जो है धन के लिए केंद्र और चुनाव के संचालन हेतु जो है राज्यों पर निर्भर है, इसकी स्वायत्तता जो है इससे प्रभावित होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी क्या, कि राष्ट्र जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो उनकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं, जो उनकी निष्पक्षता को प्रभावित करता है। ये एक प्रॉब्लम। भारत में जो है लगभग 70% मतदाता हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है ये चाहता है कि इसमें और अधिक वृद्धि हो। वो कैसे करे, ये भी एक प्रॉब्लम है, उसके सामने चुनौती है। ठीक है, पेड न्यूज, फेक न्यूज जैसी जो उभर रही जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उन चुनाव प्रक्रिया की वास्तविकता के बारे में अफवाह जो प्रसार होता है, जिससे निर्वाचन आयोग की संकरता पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगता है, उससे कैसे वो दूर करे, उसको कैसे हटाए, ये भी एक जो है वो चुनौती है। नई उभरती हुई तकनीक जो है वो चुनौतियों, जैसे कि आधार कार्ड का जो है वोटर आईडी से जोड़ना, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, जो ईवीएम के नाम से बहुत चर्चाओं में रहती है, हैकिंग के प्रति सुरक्षता जो है बनाना, निर्वाचन आयोग के समक्ष ये भी एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि ये बहुत अधिक चर्चाओं में उठता है। आदर्श आचार संहिता जो है उल्लंघन व चुनाव जो है खर्च की सीमा के उल्लंघन के मामले में इसके पास उन्हें जो है जवाबदेह ठहराने का अधिक जो है सत्या नहीं है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये आप चुनौतियां देख रहे हैं। एक अकेले आयोग के सामने इतनी चुनौतियां हैं, और आप जो है चुनौतियों से लड़ रहे हो, चुनौतियों से। ठीक है, जिनको आपकी जरूरत नहीं है वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्ट में खड़ी है, या फिर कुछ जो अन्य लोग होंगे वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं, तो फिर उनके बारे में सोचिए कि यार इनके लिए पढ़ना है कुछ अच्छा, कुछ अपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ वहां पे जाके उस देश के लिए कुछ कर पाऊंगा, उस देश के लिए कुछ कर पाऊंगा, वो सोचते हुए आप भी एक फौजी हो। आप भी वहां पर देखिए, हर इंसान का एक अलग अलग काम है, वो देश को कैसे प्रोवाइड कराती हैं चीजें, अपनी सेवा देते हैं, कुछ कैसे देते हैं। ठीक है, आपको ऐसे देने का मौका मिलेगा, प्लीज उसके लिए मेहनत कीजिए कि हाँ मुझे एक दिन अपनी देश की जो है सेवा करने का मौका मिलेगा। वो लोग बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं, आप लोग अंदर सेवा करोगे, देश को बनाए रखोगे, देश का विकास करने में आपका भी एक योगदान होगा। तो उसके लिए काम कीजिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, जो भी आपके हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनके लिए काम कीजिए, उन चुनौतियों से दूर रहते हुए जो सिर्फ आपको एक बेकार, घटिया यही मानते हैं, आपको कुछ नहीं मानते हैं, और आपके दिमाग में सिर्फ कीचड़ भरने का प्रयास करते हैं, चाहे वो जीएफ हो, बीएफ हो, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो लोग ऐसा करते हैं उनसे दूरी बनाइए, क्योंकि वो सही नहीं है, वो एक गंदगी है आपके लाइफ की, उसको साफ कर दीजिए। नहीं तो क्या होता है ना, कि जब दिमाग लग जाती है तो पूरी चीज को दिमाग बना देती है, तो वो दिमाग लगी रहेगी, तो आपके माइंड को, आपकी सब चीजों को दिमाग ही क्रिएट कर देगी। तो ना ही तो आप देश की सेवा कर पाओगे, और देश की छोड़ो अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाओगे, और अपनी भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन एक ऐसी चुनौती बन के घूमोगे जो देश के लिए चुनौती होगी, कि एक युवा घूम रहा है जो कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो देश में उसका कोई योगदान नहीं है, तो वो देखेगा कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं उपाय की। आवश्यक कानूनों में बदलाव करके राजनीतिक दलों और चुनाव उम्मीदवारों को जो है जवाबदेह ठहराने के लिए निर्वाचन आयोग की आवश्यकता शक्तियां प्रदान वह करनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री को वो हो जानी चाहिए। ठीक है, मतदाताओं के आधार पर बढ़ाने के लिए जो है पोस्टल बैलेट, प्रॉक्सी वोटिंग तरीकों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये क्या है, हम क्या बता रहे हैं, ऐसी चीजें होंगी तो ये मतदान जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि
वही प्रॉब्लम्स एड्रेस हुई थी। सोल्यूशन किस चीज का होता है? प्रॉब्लम का। अब जो प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी उसी का सोल्यूशन होगा। और मैं ये बार बार क्यों रिपीट करता हूं? क्योंकि वो चीजें आसान हो जाती हैं। मान लीजिए 5 प्रॉब्लम्स आपने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं इस पर्टिकुलर चीज की, तो बस सोल्यूशन भी तो उसी का चीज का दोगे ना सर। इतना हार्ड क्यों मानते हो इस चीज को? बस ऐसे ही तो है, एक इधर बैठा है, ये चुनौती है, वही ये समाधान। ये प्रॉब्लम एड्रेस की थी, उसी में चेंज करके भाई इस चीज का ऐसे समाधान हो सकता है, भाई ये प्रॉब्लम होती है उस चीज की, और उस चीज का समाधान ये होता है। प्रॉब्लम यहाँ लिख दो, समाधान यहाँ लिख दो, क्वेश्चन पूरा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान है चीजें। ठीक है, बस आपको उस तरह की चीजें कराई गई हैं कि यार कहानियां बता के आंसर राइटिंग करवाओगे किसी के तो आसान थोड़ी लगेंगी। लगेगा कि पहाड़ है, हिमालय चढ़ना है। अब वैसे ही किसी चीज को, सब्जेक्ट को पढ़ा के आंसर राइटिंग को सिखा के आंसर राइटिंग कराओगे तो चीजें लगेंगी कि जैसे हलवा खाया है। ठीक है, इससे वर्तमान की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के क्रम में जो है एक तकनीकी जो है समाधान विकसित करने हेतु उभरते जो स्टार्टअप है उसके साथ जुड़ना चाहिए। जो है सरकार है, जो निर्वाचन आयोग को जो है समय पर फंड जारी करना चाहिए। वर्तमान की जो नई जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो है प्रौद्योगिकी कार्यक्रम हेतु फंड दिया जाना चाहिए। अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इनकी जो पदावधि है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे स्पष्टता बनी रहे, तो वो चीज होनी चाहिए। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में क्या हो सकता है? निर्वाचन आयोग जो है भारतीय लोकतंत्र का एक छोटा स्तंभ है। इसलिए क्या करें? लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए सुनिश्चित करने के लिए इसे आवश्यक और अपेक्षित शक्तियां में कार्य के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। ये चीज हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या था कि शहरी स्थानीय निकाय अपने सौंपे गए जो कर्तव्य है उनका पालन करने के लिए निधि और कार्य प्रणालियों और कार्यकर्ताओं उनके जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जो कार्यकर्ताएं हैं उनके सामना कर रहे हैं, फिर हम चर्चा करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं क्या कर सकते हैं। भारत में जो है शहरी स्थानीय शासन का अर्थ जो है वो शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, बनी जो सरकारें हैं उनसे है। और शहरी स्थानीय जो शासन है, जो अधिकार है उनके क्षेत्र में निर्दिष्ट जो शहरी क्षेत्र है वो सीमित और इससे राज्य सरकार द्वारा उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। जो नगरीय शासन प्रणाली है, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। कुछ बात बोली, उसका प्रमाण भी दे दिया। प्रमाण मतलब उससे संबंधित कोई एक्ट है, उससे संबंधित कोई अधिनियम है, उसका जिक्र कर देना, इससे लगे कि आप मेहनत करते हो यार, आपने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, हवाबाजी ना लगे आपकी। भारत में 8 प्रकार की शहरी स्थानीय शासन प्रणाली है। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका जो है, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र पतन न्याय जो है, न्यास जो है विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसियां हैं। याद रहे, लिख देना, नहीं याद रहे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस याद मैं चीजों को बताता चलता हूँ, टेंशन लेने की कोई फालतू की जरूरत नहीं है कि यार ये कैसे याद रखेंगे। मत लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर प्रश्न में लिख देना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समस्याओं पे। समस्याओं पे करते हैं भाई समस्याएं क्या क्या है और वो भी कैसे पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट चल जाएंगे, जिससे कि हमारा दिमाग फोकस लिखते हुए सिर्फ उसी टाइम पीरियड पे करे। कि मान लीजिए हम वित्तीय अभाव के बारे में जिक्र करें तो हमारा फोकस किस चीज पे है? वित्तीय अभाव के बारे में है कि भाई हम कोई पॉइंट दे रहे हैं और उससे संबंधित मैं क्या नॉलेज रखता हूँ, बस एग्जाम में उस चीज पे फोकस है। जब बात राज्य सरकार के अत्यधिक नियंत्रण की करें तो फोकस उसी पॉइंट पे है। उससे क्या है, टाइम कम होता है। क्या आप पूरे क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, यहाँ कैसे लिखूं, फिर कैसे लिखना है, वो भी तो करना है, वो भी तो करना है, नहीं, बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। पॉइंट पेपर क्या होगा, 5-4 पॉइंट दोगे, बात खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष लिखिए, क्वेश्चन खत्म। ऐसे होती हैं चीजें, टाइम कम बचता है। टाइम जो है वहां पर, क्योंकि टाइम की कमी होती है वहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं वित्तीय अभाव की। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय जो है वो राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों पर अधिक निर्भर रहते हैं। सामान्यतः इनके कार्यों की जो तुलना है वो इनकी आय का स्रोत अपर्याप्त होता है और इनकी आय का जो मुख्य स्रोत है उनके द्वारा एकत्रित विभिन्न प्रकार के कर होते हैं। हालांकि जो शहरी निकाय हैं उनके द्वारा एकत्रित किए जाने वाले जो कर हैं, जो प्रदत्त सेवाएं हैं, उनके व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। यानी कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पैसा, आपकी भी और संस्थाओं की भी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हुई? पैसा, वित्तीयभाव। उनके जो स्रोत हैं वो पर्याप्त नहीं है, वो पैसा पर्याप्त नहीं है उनके कार्यों के हिसाब से, उनके जो व्यय करते हैं उस हिसाब से। ठीक है,
अनियोजित शहरीकरण की बात करें तो उचित योजना के अभाव में नगर निकाय के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, उनकी मात्रात्मकता दोनों के रूप में जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में पूर्ति करना कठिन होता है। ठीक है। राज्य सरकार के अत्यधिक नियंत्रण की बात करें तो राज्य सरकार जो है वो शहरी स्थानीय निकायों पर नियंत्रण रहता है और इन पर होने वाले जो विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, वित्तीय जो है नियंत्रण इनमें जो है स्वशासित सरकारों के रूप में कार्य करने के बजाय अधीनस्थ इकाइयों में परिणत कर देता है। एजेंसियों की बहुलता की बात करें तो राज्य जो है वो सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और शहरी स्थानीय सरकारों के प्रति जो है जवाबदेही बिना एकल जो है परियोजना एजेंसी का गठन किया जाता है और नगर निकायों के इन एजेंसियों के लिए जो है वो बजट में योगदान करना होता है। ठीक है। और इनका जो है उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है। लोगों की कम भागीदारी की बात होगी तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि साक्षरता जो है वो शैक्षिक स्तर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर के बावजूद जो है शहर के निवासी जो शहरी हैं वो सरकारी निकायों कार्य में पर्याप्त रुचि नहीं लेते हैं। विशेष परियोजना एजेंसी अन्य शहरी निकायों की बहुलता के कारण जो है लोग अपनी भूमिका और सीमाओं का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं इस चीज के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, आगे हम चल के हम क्या क्या हमें कर लेना चाहिए, उन सब बात पे, उपाय पे, समाधान पे, इन तरह की चीजों पे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है। जिस तरह की चीज के अनुसार हो सके तो वो उन पॉइंटों पे बात करते हैं। ठीक है। वो पॉइंट टू पॉइंट देते चलते हैं आप लोगों को। शहरी स्थानीय निकायों को जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, यानी कि शहरी स्थानीय सरकारों के स्वतंत्र कार्य और वित्तीय रूप से जो है सुरक्षित होने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेहतर वित्तीय डेटाबेस बनाना। देखिए, जो प्रॉब्लम्स वही सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स वही सॉल्यूशन। तो चीजें ऐसे सेट कर लो कि आपको इतना सब कुछ दिमाग खराब करने के अलावा बस इतना सा अच्छे से करना पड़े। ठीक है। टेंशन नहीं है। आगे पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं। स्थानीय स्तर पर जो है खातों के रखरखाव, लेखा परीक्षक के अभाव, नगर निकायों के लिए कोई जो है सत्यापन योग्य वित्तीय डेटा नहीं होता है, जिसके कारण जो है निष्पादन अनुदान नहीं मिल पाता है। सक्रिय नागरिक भागीदार सुनिश्चित करना, इससे क्या होता है कि सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रीय सभाओं और वार्ड समितियों जैसे कि कार्यात्मक केंद्रीकृत मंच का गठन कर सकते हैं, जो कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच चर्चा और विचार विमर्श की सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है। नागरिक शिकायत निवारण तंत्र का सर्जन, इसके बारे में बात करें तो इस पॉइंट में क्या हो सकता है और ये कैसे काम करेगा कि भाई शहरी स्थानीय निकाय जो है वो शिकायतों को उसको दर्ज करने के लिए क्या होगा कि एक खुद की समक्ष मंच स्थापित कर सकते हैं, जो शहरों की सरकारों और नागरिकों की जो है आवश्यकता है उनके प्रति उत्तरदायी बनाएगा। इस तंत्र के माध्यम से नागरिकों को जो है फीडबैक देंगे। ठीक है। वो क्या होगा, और जो है शिकायत क्लोज करने की भी अनुमति जो है दी जानी चाहिए। तो ये पॉइंट्स क्या क्या हो गए कि भाई आगे हम इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम से समाधान के लिए क्या कर सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं उस चीज के बारे में वो पॉइंट्स थे। अब निष्कर्ष क्या हो सकता है वो देखते हैं। ठीक है। शहरी स्थानीय निकाय जो है वो शहरों के प्रशासन जैसे कि यातायात प्रबंधन, सीवेज उपचार हो गया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार उन्हें वर्तमान में जटिल होती जो समस्याएं हैं उनके समाधान में उन चीज में सक्षम बनाने हेतु क्या समाधानों को सक्षम बनाने हेतु आवश्यक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। तो ये क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। 2-3 लाइन 4 लाइन के अंदर शुरुआत, 2-3 लाइन के अंदर जो है निष्कर्ष, उसके बीच में उसके पॉइंट्स, और जो भी खंड पूछे जाए प्लीज उनकी पूर्ति कीजिए और प्लीज ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इनकी जरूरत है। हम बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हो, किसी संबंधी से जुड़े हुए हो, वहां पर प्लीज इन वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।